चंबा अपने आप में बहुत ही अचंबा है। नुआड़ा होता क्या है? नुआड़ा क्या होता है, वो भगवान शिव को समर्पित होता है। हाँ। जब भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, जब भी आपके घर में कोई खुशी होती है, तो हम जो है भगवान भोलेनाथ के आराधक हैं, सेवक हैं, तो हम अपना सब कुछ उनको समर्पित करते हैं और उस नुआड़ा लोकोत्सव का आयोजन करते हैं घर में। हम जो बेसिकली गद्दी जो लोग हैं, शैव धर्म को शैविज्म को मानने वाले लोग हैं। शैव धर्म क्या होता है? शैव जो शिव जी के उपासक होते हैं, शिव के जो गण हैं वो गद्दी कहलाए। अगर भोलेनाथ को सुप्रीम माना जाता है हमारे समुदाय में, उसका सेनापति जो माना जाता है वो केलंग वजीर को माना जाता है। अच्छा, किसी फिल्म में भी एक्टिंग करी है आपने? एक फेमस फिल्म मेकर है, आर्ट फिल्म मेकर अमित दत्ता। 1 घंटा 26 मिनट की वो मूवी है और उसका नाम है अननोन क्राफ्ट्समैन, अज्ञात शिल्पी। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। साल 2024 का आखिरी पॉडकास्ट है ये, और इसी के साथ ही आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ कुछ शेयर करना था मुझे। ये आ चुका है हमारा YouTube सिल्वर प्ले बटन, आ चुका है। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद इस सिल्वर प्ले बटन के लिए। आपके बिना ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, अभी इस वक्त जब मैं ये इंट्रोडक्शन इस एपिसोड की रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमारे 1,99,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 500 सब्सक्राइबर हम दूर हैं 2 लाख सब्सक्राइबर होने से। सो थैंक यू सो मच। 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने हमें सिल्वर प्ले बटन दिला दिया, उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। साल 2024 के हमारे आखिरी एपिसोड के गेस्ट हैं लेजेंडरी फोक सिंगर सुनील राणा जी। 2 दिन पहले ही मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक प्रोमो शेयर किया था इनके एपिसोड का, और उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इसको मुझे इंट्रोडक्शन में यूज करना चाहिए। कोई मनु चौहान करके यूजर है, वो लिखती हैं कि धौलाधार जैसी मजबूत है जिनकी आवाज, किसी पहाड़ से बहते हुए जल की तरह है जिनके स्वर, ऐसे हैं हमारे सुनील सर। सुनील जी ने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर करी है, और जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हैं, गद्दी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के बारे में भी बहुत सारी डिटेल में चर्चा हुई है। सुनील जी के साथ ये वाला जो एपिसोड है हमारा, ये बहुत ही म्यूजिकल भी रहने वाला है। बहुत सारे गाने उन्होंने हमें सुनाए हैं। एक बात और पता चली है जो ना तो मुझे पता थी, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को हिमाचल में पता नहीं होगी। एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, अमित दत्ता, आर्ट फिल्म्स बनाते हैं, जिनके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। उन अमित दत्ता के साथ सुनील जी ने एक फिल्म कर रखी है, वो भी लीड रोल में, और फिल्म का नाम है द अननोन क्राफ्ट्समैन। कभी आपको मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। मैं देख चुका हूं, और इस फिल्म में सुनील राणा जी की एक्टिंग देख के बहुत आनंद आया। आपसे मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और जल्दी से 2 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए। धन्यवाद। तो ऑफिशियली स्वागत कर लेते हैं आपका। कन्वर्सेशन तो पहले शुरू हो गई है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है आपका जो पॉडकास्ट चैनल है उसकी जो पूरी टीम है वो पूरी बधाई की पात्र है, जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। और हिमाचल के कलाकार ही नहीं, अपने अपने क्षेत्र में जितने भी महारथी हैं उनको आपने ढूंढ निकाला है और उनकी जर्नी को लोगों तक पहुंचाया है। मुझे लगता है अपने आप में बहुत अच्छा एक कार्य है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। साथ साथ में हिमाचल की लोक संस्कृति और लोक संस्कृति के अन्य पहलू होते हैं जो कई बार हमारे लोक संगीत से छूट भी जाते हैं। संगीत में बहुत सी चीज़ें जो है सामने आती हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपको किसी भी समुदाय को, किसी भी संस्कृति को समझना है, जानना है, तो आप उसका लोक संगीत सुनिए, लोक संगीत, लोक संस्कृति को देखिए। आपको मुझे लगता है 80 से 90% जानकारी उस लोक समुदाय की, उस लोक संस्कृति की मिल जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ पहलू होते हैं जो छूट जाते हैं, और जो आप सामने लेकर आ रहे हैं लोग कलाकारों से बातचीत करके, इसलिए बहुत बहुत बधाई। और जितने भी दर्शक हमारे देखने वाले उनको भी हमारा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपना सफरनामा आप शुरू कर दीजिए, शुरू से। हमें पूरा सुनना है। मैं यहाँ बस आराम से बैठ जाऊंगा। सफरनामे में क्या बताऊं, आप शुरू से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, गांव, घर। मेरे जो पूर्वज हैं, बेसिकली हम भरमौर से हैं, भरमौर के होली क्षेत्र से हैं। चंबा जिला का जो होली
रीजन है जी। वहाँ से हैं, वहाँ पे जो है मेरे पूर्वज उस गरोरा गांव से आए हुए हैं। लेकिन हम अभी जो है वर्तमान में हमारी जो रिहाइश है वो कांगड़ा जिला के धर्मशाला के एक छोटा सा गांव है स्तोवरी, वहाँ पे हम रहते हैं और मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ है। लेकिन क्या होता है, भले ही मेरा जन्म कांगड़ा में हुआ है लेकिन मेरी जो रूह है ना कहीं वो चंबा में बसती है, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे वहाँ के, तो बहुत लगाव है मुझे उस धरती से। तो बस वहीं से सफ़र शुरू हुआ है। संगीत का शौक़ मुझे बचपन से था और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शौक़ की वजह यह है कि मेरे जो दादाजी थे, मेरे पिताजी, मेरे ताया चाचा जो थे, मतलब हमारी जो फैमिली है उसमें लोक संगीत है, बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग। और उससे भी ख़ास बात यह है कि मेरे जो नानके हैं, जो मेरी नानी जी थी, मेरी माता जी हैं, मेरी मासियाँ हैं, वो बहुत सुरीली हैं। तो मेरे ना मतलब मैं यूँ कहूँगा कि मेरे दूध और खून में ही लोक संगीत रचा बसा है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लोक संगीत की जो है वो प्रेरणा मिली है और मैं अपने माता पिता को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ लोक संगीत में। हालांकि आगे चल के मैंने जो है शास्त्रीय संगीत मैंने कॉलेज में पढ़ा और ग्रेजुएशन मैंने म्यूज़िक में की। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर सतीश ठाकुर जी, जो प्रोफेसर हैं संगीत के। मैं अपनी स्कूल लाइफ में कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा, कभी हुआ नहीं। शौक बहुत था लेकिन आप समझ सकते हैं कि गांव का बच्चा, एक उसमें शायनेस होती है। +2 हुई, उसके बाद पारिवारिक हालात कुछ ऐसे थे, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मैंने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ने के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं ली मैं। और मैंने एक सब्जी का ना ठेला लगाया था, मतलब सब्जी बेची मैंने 1 साल तक। और वो जो संघर्ष मुझे आज भी याद आता है तो मुझे खुशी होती है उससे। मैं कभी डिमोरलाइज नहीं होता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में आपको जो चुनौतियाँ मिलती हैं, आपको जो संघर्ष होता है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है आपको। जब मैं वो काम करता था तो मतलब नो डाउट मैं बहुत खुशी के साथ करता था, क्योंकि मैं काम जो भी करता हूँ मन लगा के करता हूँ। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मुझे ऐसे लगता था नहीं यार, पूरी उम्र तो मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा और मैं शायद इस चीज़ के लिए बना भी नहीं हूँ। लेकिन कई बार होती परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। परिवार में सबसे बड़ा था और माँ बाप की भी आपसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि आप बड़े हो तो कुछ ना कुछ कमाओगे, कमाने लगोगे तो हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन मैं आज भी अपने माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ जिन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की बदौलत, अपने गुरुजनों की बदौलत हूँ, जिन्होंने इस काबिल बनाया है कि आज मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, लेकिन बस इतना है कि आपके सामने मैं बैठ के जो है वो लोगों से बातें कर पा रहा हूँ। तो ये सब मेरे गुरुजन और माँ बाप की जो है वो प्यार और आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद। घर का माहौल कैसा था? बहुत अच्छा था। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। इवन जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली तो मैंने एक हारमोनियम खरीदा रियाज के लिए। तो मेरी माँ को किसी ने कह दिया कि यार अब वो संगीतकार बनेगा, बस यही ढोल ढमाके वाला काम रह गया, नाचने गाने वाला। तो उनको शायद बुरा लगा था कहीं। और जब मैं शाम को कॉलेज से घर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे फलां आदमी ने मुझे ऐसे ऐसे ताना दिया था। मैंने कहा यार, मैं मतलब कभी वो दुखी नहीं होता उन चीज़ों से। मैं फिर हंस के उनको कहा, मैंने कहा आप क्यों दुखी हो रहे हो, वो उनका सोचना है, अब मुझे क्या करना है अभी मुझे पता है। मेरा जो पैशन है वो मुझे पता है, मैं उस पैशन को इस हद तक ले जाऊंगा, उन्हें क्या पता होगा। उस टाइम पे इतनी क्लैरिटी थी आपको? यस, मैं बहुत क्लियर था कि मुझे इस क्षेत्र में ही कुछ ना कुछ करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। करनाल राणा जी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले जी, ऐसे आपका जिक्र चल पड़ा तो उन्होंने एक बात बोली कि जब से सुनील राणा ने गाना शुरू किया है अपने गद्दी कम्युनिटी के गानों को जी, तो उन गदियाली गानों का दायरा बढ़ गया है जी। उससे पहले सुनते थे लोग, पर मतलब आप बोलो कि बहुत ज्यादा सुनते थे नहीं, पर जब से इन्होंने कुछ गानों को क्या किया है कि लोअर बेल्ट के उसके साथ भी मिक्स भी किया कुछ, ताकि और ज्यादा, क्योंकि बहुत टिपिकल भाषा भी है कुछ कुछ जगह पे, और फिर ऑडियंस बढ़ गई। गदियाली गाना बोला जाता है, राइट? जी, जी, बिल्कुल। गदियाली गानों की ऑडियंस बढ़ गई और आज इतनी बढ़ गई है कि आप सुनते हो डीजे पे बजते हैं, सब जगह चलता है। बिल्कुल। तो ये उन्होंने आपके बारे में बोला था, ऐसे फोन पे एक दिन बात हो रही थी जी। तो उस टाइम पे इतनी क्लैरिटी आना, देखिए उसके पीछे बहुत से कारण हैं। उसके सबसे पहली बात तो ये है कि वो दौर ऐसा था कि हिमाचल में
पहाड़ी गानों का क्रेज जो है वो धीरे धीरे क्रिएट हो रहा था लोगों में। किनको सुनते थे आप? और उसके लिए मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ सोमदेव कश्यप जी, SD कश्यप जी को। उन्होंने बहुत मेहनत की है हिमाचल के लोक संगीत को सामने लाने में। और मैं अगर कांगड़ा की बात करूँ तो मैं करनैल राणा जी को सुनता था। अच्छा। और इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि स्टेज पे मैंने जो पहला गाना गाया था वो उन्हीं का था, चंबे पतने दो बेड़ियां। क्या बात है। तो वो बहुत हिट हुआ था। तब हम स्कूल में पढ़ते थे और उनकी वो कैसेट आई थी चंबे पतने दो बेड़ियां, तो बहुत हिट हुआ था। राइट। तब एकमात्र साधन होता था आपके पास रेडियो जी। और मैंने ऑल इंडिया रेडियो शिमला से 1999-2000 में स्वर परीक्षा पास की है लोक संगीत। अच्छा। और उसके बाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो शिमला से गाया, ऑल इंडिया रेडियो धर्मशाला से गाया। और जब आदमी उस समय रेडियो में पहुंच जाता था उसको लगता था कि नहीं, कलाकार बनने की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं एक कोई उसमें कदम रखा है। एक्नॉलेजमेंट अच्छी मिल जाती थी ना आपको? जी। और कोई साधन नहीं था, उस कैसेट का दौर था। और कैसेट बनाने के लिए आपके पास ढेरों पैसे चाहिए होते। सबसे बड़ी बात, प्रोड्यूसर चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो वो सब जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस था और कठिन कार्य था। और ऊपर से एक कैसेट में 7 से 8 गाने होते थे, तो एक वो पूरा बड़े लेवल का काम होता, तो अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन वो जर्नी भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। जो आपने संघर्ष किया ये गद्याली सॉन्ग्स को इतना पॉपुलर करने के लिए, जो मुझे करनैल राणा जी ने भी बोला है, उस प्रोसेस में हमें ले जाइए। फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया और कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ और उसमें मैंने नाम लिखवा दिया अपना कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। करनैल राणा जी का ही गाना गाया था मैं, मुझे आज भी याद है, चंबे पतने दो बेड़ियां। मैंने वो जब गाना गाया तो जजेस को इतना पसंद आया कि मतलब बहुत खुश हुए सभी, ऑडियंस तो खुश हुए। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, और वहाँ पे मैं शायद वो फुलफिल नहीं कर पाया। मुझे थोड़ा सा एक टाइम होता है 4 से 6 मिनट के बीच में आपको ख़त्म करना है। तो जो मेरा फर्स्ट टाइम था वो मैंने सही किया, लेकिन 6 मिनट के बीच में जब ख़त्म करने की बारी है तो मेरे म्यूजिशियन के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाई और हमारी जो एंडिंग थी वो कुछ इतनी स्मूथ नहीं रही। लेकिन और उसमें मैं कोई प्राइज़ नहीं जीत पाया। लेकिन जजेस को मेरा वो जो गाना और मेरी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई होगी शायद कि उन्होंने मुझे फाइनली फिर एक कंसोलेशन प्राइज दिया। अच्छा। और वो जो अप्रिशिएशन थी, मेरा जो लाइफ का फर्स्ट जो प्राइज था वो कंसोलेशन प्राइज था और आज भी मैंने संभाल के रखा हो उसे। वो जो अप्रिशिएशन थी ना और वो जो लोगों की तालियां थी, वो जो जजेस की, टीचर्स की अप्रिशिएशन थी ना, वो उसने फिर मेरा जो मन की इच्छा थी और जो इरादे थे ना उनको और मजबूती दी, फिर और मजबूत कर दिया कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं उस दिशा में ये जो प्रयास है पहल वो सार्थक सिद्ध होता जा रहा है। और वहाँ से धीरे धीरे फिर वो शुरू हुआ। फिर मैंने 3 साल अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, लगभग हर एक यूथ फेस्टिवल में, हर एक इंटर कॉलेज कंपटीशन में, फिर बहुत से प्राइजेस जीते। जब कॉलेज ख़त्म हुआ कभी कभी ना मेरे मन में यूँ ख्याल आता था कि यार हमारी लोक संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतनी अच्छी लोक संस्कृति है, इतने अच्छे लोकगीत हैं, कल को हमारे बुजुर्ग चले जाएंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो इसको कोई किसी को शुरुआत करनी चाहिए। और अक्सर दोस्तों से भी हम चर्चा करते थे कि यार हमें ना इतने अच्छे लोकगीत हैं, लोगों तक पहुंचाने चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की थी उससे पहले भी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश की, मेरे से पहले कोशिश की थी, लेकिन शायद उनकी प्रेजेंटेशन या कोई समय, या मैं तो यूँ मानता हूँ कि शायद भोलेनाथ ने मुझे ही जरिया बनाना था। इसी दौरान मेरी मुलाकात पंडित सुरेश लंगा जी हैं। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेंटर थे, हालांकि मुझसे एज में बहुत बड़े थे। एक सुरेश कपूर जी थे, वो मेरे मित्र हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो हम अक्सर बैठते थे, और भी बहुत से मित्र थे, हम चर्चा करते थे यार किसी न किसी को शुरुआत करनी चाहिए। तो एक दिन हमें लगे यार हम करना चाहिए करते हैं तो खुद क्यों ना करें। बस उस दिन से वो चर्चा शुरू हुई। फिर हमने सोचा कि ठीक है अब करना है तो क्या करें, तो ठीक है जी करना है तो ऐसा करते हैं, हम ऐंचड़ियों से शुरुआत करते हैं। अब ऐंचड़ी गायन हमारी गद्याली लोक संस्कृति में, चंबा में उन लोक भजनों को कहा जाता है जिसमें भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान भोलेनाथ की, श्री राम की। क्योंकि हमारी लोक संस्कृति ऐसी है जिसमें शिव पुराण को, रामायण को, पांडवों की गाथाओं को, राजा भर्तृहरि को, राजा गोपीचंद को और शिव विवाह को जो है वो ओरली गाया जाता है। और सब ग्रंथों को बहुत अच्छे से लोग गाते हैं। और जो हमारा लोक उत्सव होता है नुआड़ा, उसमें ये सारी चीज़ें जो रात भर गाई जाती हैं, लोगों को सुनाई जाती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि यार शुरुआत ही करनी है तो श्री राम जी का नाम लेके करते हैं। फिर हमने उसके लिए लोक रामायण जिसको नाम दिया, और रामायण के कुछ प्रसंगों को चुना जिसमें कि श्री राम जी के वनवास से लेके
राजा दशरथ जी को जब स्वप्न होता है कि ऐसे ऐसे जो है कुछ जो अशुभ होने वाला है, और जब वो पंडित को बुलाते हैं, अपने कुल पुरोहित को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि आप देखिए क्या है, तो उनको ऐसे लगता है कि नहीं, राजा आपके जो कुल में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं उनको जो है वनवास होने वाला है। तो उस प्रसंग को हमने चुना, वहाँ से लेके और जो लंका युद्ध हुआ वहाँ तक हमने उन प्रसंगों को चुना, उनको हमने थोड़ी सी रिसर्च की। फिर रिसर्च करने के बाद हमने उनको तैयार करके लोगों तक पहुँचाने का जो है वो सोचा, लेकिन उसमें भी बहुत सी दिक्कतें आई। जब हमने ये सोचा तो हमें लगा कि यार थोड़ी सी फीमेल वॉइस भी होनी चाहिए उसमें ना, अगर क्योंकि हमारी लोक संस्कृति में औरतें बहुत अच्छा गाती हैं। जब विवाह शादियों में बैठती हैं तो बहुत सुरीला गाती हैं बहुत सी औरतें, मतलब मेजॉरिटी सोसाइटी। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि कुछ लेडीज गा बहुत अच्छा रही थी तो उनका एक्सेंट नहीं आ पा रहा था गद्याली का, किसी का एक्सेंट अच्छा था तो उनके वोकल टोन अच्छी नहीं था। हमें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा, तो बहुत से लोगों को सुना। और उस समय इस तरह का माहौल भी नहीं था। आज तो आपको बहुत सी लड़कियां, बहुत से बच्चे आपको गाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उस समय ऐसा था नहीं। तो फिर हमें वो दिक्कत आई। फिर फाइनली हमने सोचा यार कितना ढूंढेंगे, क्या करेंगे, अपने अपने घर में ढूंढो, अब घर वालों को पूछो, घर में कोई तो गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, उनको तैयार करो। फिर मैंने अपनी बहन को तैयार किया, और जो पंडित सुरेश लंगा जी थी उनकी बहन थी स्वरचला शर्मा जी, उनको तैयार किया। फिर पहले तो उन्होंने भी थोड़ा सा मना किया आनाकानी की कि नहीं कैसे होगा, लेकिन हमने कहा ठीक है, आपको हम बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। फिर हमने रिहर्सल शुरू की। फिर हमारी रिहर्सल जो है वो लगभग हमने 2-2.5 महीने रिहर्सल की, और हमारी रिहर्सल इस तरह से होती थी कि शाम को 4-5 बजे अपनी अपनी ड्यूटी से सभी अपने अपने काम से फ्री होके कभी मेरे घर में इकट्ठे हो रहे हैं, कभी उनके घर में, कभी उनके घर में, मतलब जितनी भी टीम मेंबर्स थे अलग अलग घरों में, वहाँ पे इकट्ठे होना है हमने। और रात को 1-2 बजे तक प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बजे अपने अपने घर निकल रहे हैं, सो रहे हैं, सोए फिर अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं। तो उसमें हम जो जितने भी हमारे लोकवाद्य यंत्र होते हैं, खंजरी रवाना, बांसुरी, घड़थाल, ठीक है, ढोलक, नगाड़ा, कंसी, सबको बुला लेते थे, बिठाते थे, प्रैक्टिस करते। तो इस तरह से 2-2.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद हमने उसको रिकॉर्ड करने का मन बनाया। रिकॉर्ड हमने उसको जालंधर में किया, क्योंकि हिमाचल में स्टूडियो की कमी थी तब। मुझे लगता है तब शायद, जहाँ तक मुझे याद है, सिर्फ मंडी में जो है SD कश्यप जी का एक स्टूडियो था, वही लोग संगीत पे काम कर रहे थे, उनके साथ हमारा इतना परिचय था नहीं। तो हमने जब जालंधर में शुरुआत ही SD कश्यप जी ने करी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जालंधर में हमने रिकॉर्ड किया। तो सबसे मज़ेदार बात ये कि आज तो ट्रैक का ज़माना है, हमने ये पूरी एल्बम लाइव रिकॉर्ड की है। हमारे जो 9-10 लोगों की टीम थी पूरी स्टूडियो में बैठी है, लाइव गा रहे हैं, लाइव बजा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर 10 मिनट का गाना है और 9 मिनट के बाद अगर एक ने गलती कर दी, पूरा गाना कट, दोबारा से पूरा गाना प्ले हो रहा है, पूरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। पर फाइनली बहुत मेहनत की हमने, 2-2.5 महीने की प्रैक्टिस, और उस दिन 14 घंटे लगा के हमने उस एल्बम को रिकॉर्ड कर दिया। उस एल्बम का नाम था लोक रामायण, जिसमें रामायण से संबंधित प्रसंग थे, और उसको नुआड़ा से संबंधित जो है वो लोक ऐंचड़ियाँ कहा जाता है। तो 14 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद जब हमारा मास्टर तैयार हुआ, तो उसके बाद जब हम उसको घर लेके आए, तो उसके बाद एक और समस्या हमारे पास आई। क्या? वो समस्या ये थी कि अब उसको लॉन्च कौन करेगा, क्यों हमारे पास तो ना कोई कंपनी है, ना हमें उस चीज का नॉलेज है कि कैसे निकाली कैसे जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, हिमाचल में लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर हमने कंपनीज को अप्रोच करना शुरू किया। बहुत जो लोकल कंपनीज थी उनसे मिले हम, कांगड़ा की, शिमला की, सोलन की, नालागढ़ में थी 1-2, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े अच्छे थे। फिर इवन T सीरीज़ को भी हमने कांटेक्ट किया, तो बहुत से लोगों को सुनाया। उन्होंने हमें कहा कि यार ये है तो बहुत अच्छे, सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो यार ये खरीदेगा कौन, कैसेट तो हम बना देंगे, पैसा लगाएंगे इतना, लेकिन इनको तो सुनेगा नहीं कोई, तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए वो हाथ पीछे खींच लें उसको रिलीज करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार अब ऐंचड़ियाँ हमारे लोगों ने सुनना बंद कर दी थी। न्यू जनरेशन को, उस समय के जो लोग थे उनको ही पता नहीं था कि ये ऐंचड़ी गायन होता क्या है। ऐंचड़ी गायन जो धार्मिक लोक भजन होते हैं हमारे, अब वो थोड़े से टिपिकल रहते हैं, और लैंग्वेज भी थोड़ी सी उस तरह सी बिल्कुल ट्रेडिशनल रहती है, जो शब्द लोगों के समझ नहीं आते हैं। तो ये हमारे लिए एक और चैलेंज शुरू हो गया कि यार अब बना तो दिया मास्टरपीस, इन्वेस्टमेंट भी हमने खुद की, जो पंडित सुरेश जी थे और सुरेश कपूर जी थे और मैं खुद था।
तो हमने कहा यार मास्टर तो हमने तैयार कर दिया है, लेकिन अब इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो हमने ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल घूमा, लेकिन फाइनली कांगड़ा की एक कंपनी है, कैसेट कंपनी JMC, तो उन्होंने भी बात तो यही कही, यार सुनने में गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहे हैं हमारी ये कुछ भी। उन्होंने कहा ठीक है, हम लॉन्च कर देते हैं इसको, मार्केट में उतारते हैं, लेकिन आपको पैसे अभी नहीं देंगे कुछ भी, लेकिन देंगे ज़रूर। उनकी एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा नहीं आपको देंगे, और आपको रॉयल्टी भी नहीं देंगे, आप वन टाइम बोलिए कितने पैसे लेने हैं आपने। हमने उनको कहा भाई हमें पैसे नहीं लेने, हमारा जो खर्चा हुआ है ना सिर्फ आप वो दे दीजिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, अपने लोक संगीत के लिए, तो हमारी जो कॉस्ट आई है वो दे दीजिए। रिस्की है पर रिस्क है। तो उन्होंने फिर हामी भरी और उन्होंने ले लिया। तो उन्होंने दुकानों में जहाँ जहाँ उनके थे लिंक्स या उनके जो रिसोर्सेज थे उन्होंने भेजा, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया कि उस कैसेट को हम लोगों ने खुद ले लिया। अच्छा। और खुद लेके उस कैसेट को झोले में डाला, लोगों की दुकानों में जाके। उस समय ना डेक का जमाना होता था, ये बाकी सारी चीजें तो और कोई रिसोर्स था नहीं, डीजे डूजे तो कभी होता ही नहीं था वो। तो एक लोगों को घरों में एक बड़ा सा स्पीकर होता था, टेप रिकॉर्डर होता था, और वो आपको अगर याद होगा तो वो स्पीकर जो खिड़की में रखा रहता था और इतनी जोर से बजाते थे उसको कि अड़ोसी पड़ोसी सारे सुन लें। हाँ। और बुरा नहीं मानते थे कोई भी। सबसे बड़ी बात ये, लोगों को लगता था यार आज उसने तो गाने प्ले ही नहीं किए, यार आज मजा नहीं आया, आज कुछ हुआ है उसके पास। रिसोर्सेज कम थे सुनने के, तो लोगों को लगता ठीक है उसके घर में बज रहे हम भी सुन ले रहे हैं। अगर आज आप उस हिसाब से बजाओगे तो पड़ोसी कंप्लेंट कर देगा भाई साउंड पोल्यूशन हो रहा है। वो बड़े बड़े स्पीकर आते थे ना पहले, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, बंद करवाओ उसका गाना। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। तो वो लोगों के घर में रखा रहता। फिर हमने दुकान में जाना, मैंने ठीक है उनको कैसेट दे देनी 10 20 30 40 50 20 कि भाई ये कैसेट आप अपने डेक में बजाओ भाई। तो पैसे, मैंने कहा भाई पैसे रहने दो, जब बिक जाएगी ना तब हम 1 महीने के बाद आएंगे पैसे ले लेंगे। तो वो लोगों को हमने उस तरह से लोगों तक पहुंचाया। आपने, मैंने कहा सिर्फ सुनानी है लोगों को, ठीक है। अब वो कैसेट उस तरह से हमने लोगों तक पहुंचानी शुरू की। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे, मतलब होते हैं अच्छे दोस्त होते, बोला उन्होंने मेरे को कहा यार भाई तू सिंगर तो बन गया लेकिन गाया क्या है ये तो हमें ही समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सुनेगा, ये तो हमें ही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा। तो लोग कहाँ सुनेंगे, और खास करके हम इस गद्दी कम्युनिटी के होने के बावजूद हमें समझ नहीं आ रहे तो लोग कैसे सुनेंगे। मैंने कहा देखिए भाई साहब ऐसा है, आप सही कह रहे हैं, आप लोक संगीत के संपर्क में आ ही नहीं पाए, तो आप लोगों तक ये चीजें पहुंची नहीं, इसलिए आप लोगों को नहीं लग रही हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, ये मेरा सौभाग्य था कि मेरा जो जन्म है वो लोक संगीत के जो शौकीन परिवार है ना, उनमें हुआ है। तो मुझे ये चीजें सुनने को विरासत में मिली है तो अच्छी लगती है। अब मुझे लगता है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं इनको। बोला चलो ठीक है, हाँ वो तो बड़ी, अब दोस्त है वो आपको बुरा तो बोलते हैं, हाँ ठीक है यार भाई अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बोले यार समझ नहीं आ रहे हैं कुछ भी, तू सिंगर तो बन गया पर गाया क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा सही है। पर देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। किसी गांव में कोई जन्मदिन आ गया, कहीं शादी आ गई, कोई भी जो फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे बच्चे नाच रहे हैं जी, हिंदी और पंजाबी गानों का दौर था और उस पे लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन कोई बुजुर्ग बीच में आ गया, यार एक कोई नया लड़का आया और उसने वो एंचली की कैसेट लगाया निकाली, वो लगाओ थोड़ी देर के लिए हमें नाचना है। अब बच्चों ने क्या किया कि अब बुजुर्ग आदमी है 10-15 मिनट नाच लेगा, क्या करेगा, वो मना हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है वो कैसेट लोक रामायण डाल दी उन्होंने। बुजुर्ग नाचने लग पड़ा तो एक लगा तो दूसरा, दूसरा तीसरा, उनको देख के जो अब उनके टेस्ट की चीजें थी उनको लगा कि यार ये तो हम गाया करते थे, ये तो कैसेट में आ गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक दूसरे को देख के सभी नाचने लग पड़े। अब धीरे धीरे जो बड़ों जो सीनियर सिटीजन थे या जो एज में थोड़े से बड़े थे उनकी जो वो है मेजोरिटी बढ़ने लगी। अब बच्चे जो है अनसुने मन से, मतलब बेमन से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यार बुजुर्ग आदमी है 10-15 मिनट नाचेंगे, उसके बाद हम अपना लगा लेंगे हिंदी पंजाबी और चले जाएंगे। वो बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। और मुझे आज भी याद है वो कैसेट एक साइड 30 मिनट की थी, एक साइड 33 मिनट की थी। 63 मिनट के हमारे वो पूरे भजन, लोक भजन थे, और वो 33 मिनट उनको नाचते नाचते टाइम लग गया। अब बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं कि ये बुजुर्ग बैठेंगे, हम अपना हिंदी या पंजाबी गाना लगाएंगे, उस पर नाचेंगे, उनको ना वो मजबूरी में सुनने पड़ रहे हैं वो गाने। अब वो बिना चाहे उनके कान में ना वो शब्द पढ़ रहे हैं। तो वो जो दौर था ना वो हर जगह होने लगा, हर तीसरे गांव में चेन रिएक्शन तीसरे गांव में कि यार यहाँ जन्मदिन था, यहाँ शादी थी, वहां पे यही हो रहा है, वहां पे भी यही हो रहा है, वहां पे भी यही हो रहा है कि यार बुजुर्ग वो लगाओ हमें सुनना है। और बच्चे जो है बिना मन के इंतजार कर रहे हैं और बैठे हैं।
उस चीज ने हमारे लिए ना एडवर्टाइजमेंट का काम किया। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना कि भाई इस टूथपेस्ट में नमक है, इसमें इस साबुन में नींबू है, भाई आपके कपड़ों को एकदम से चमका देगा। तो हम दूसरे दिन सुबह जाके दुकानदार को बोलते भाई साहब वो यार वो वाला टूथपेस्ट दो फलां, क्योंकि उससे दांत ज्यादा चमकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट की है कि लोगों के दिमाग में भर दिया है कि इस टूथपेस्ट को, इस साबुन को, इस क्रीम को यूज करोगे तो आपके साथ ये होगा। सेम चीज हमारे 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ तब हुई जब उस चेन रिएक्शन ने काम किया कि यार बच्चे बिना मन के सुन रहे हैं लेकिन जबरदस्ती उनके कानों में पड़ रहे हैं वो गीत। फिर उनको धीरे धीरे वो चीजें समझ आने लगी। जब आप किसी चीज को समझ आते हैं फिर आप उसको फील करते हैं, फिर आपको मजा आता है उसमें, फिर आप एंजॉय करते हैं। और 6 महीने के बाद फिर वही दोस्त जो मेरे को बोल रहे भाई तू सिंगर तो बना है पर ये गाया क्या है, वही आके बोलते भाई यार तूने तो गाने ही बहुत अच्छे गाए हैं, अगली कैसेट कब निकाल रहा है? वक्त कैसे बदलता है। हाँ, फिर 6 महीने के बाद उस कैसेट ने जो रफ्तार पकड़ी बिकने की ना, फिर वो देखने लायक थी। फिर वो जो कंपनी थी जो कह रही थी कि यार गाने अच्छे हैं लेकिन समझ हमें नहीं आ रहे, फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है यार एक और नंबर करते हैं। उसके बाद मेरा दूसरा नंबर आया, उस नंबर का नाम था परंपरा, जिसमें मेरे गाने बहुत मशहूर हुए। काछा चढ़िया पहाड़ा, जो जोते पेवरा हीणा वो गदिया, ये बड़ा हाँ, ये सारे गाने जो है उसमें थे, तो लोगों ने पसंद किया। बस इस तरह से फिर वो सिलसिला जो है वो चल निकला। उसके बाद तो एल्बम्स पे एल्बम आती गई और वो शायद आज तक चल रहा है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। एक एंचली सुना दीजिए ना फिर हमें भी। बिल्कुल, एंचली आपको जरूर सुनाता हूँ। उस एंचली को आज भी हर स्टेज पे हर सिंगर गाता है, हर कलाकार गाता है, चंबा कांगड़ा का, और आपने भी बहुत अच्छे से सुनी होगी। जिसमें हमारा ना एक लोक उत्सव होता है नुआड़ा। नुआड़ा होता क्या है? नुआड़ा क्या होता है, वो भगवान शिव को समर्पित होता है। हाँ। उसमें क्या होता है, जब भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, जब भी आपके घर में कोई खुशी होती है, जरूरी नहीं मनोकामना पूर्ण हुई, जब भी आपके मन में खुशी आती है, तो हम जो है भगवान भोलेनाथ के आराधक हैं, सेवक हैं, साधक हैं, तो हम अपना सब कुछ उनको समर्पित करते हैं और उस नुआड़ा लोक उत्सव का आयोजन करते हैं घर में। और उसमें एक होता ये है कि भगवान भोलेनाथ की स्तुति की जाती है और उनको ये कहा जाता है कि इस दुनिया में हम आए हैं, आपने भेजा है, और जो कुछ दिया हुआ है आपका है, मेरा कुछ नहीं है, और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है आपने जो दिया है मैं वो आपका ऋण कभी उतार सकूं, लेकिन मेरा जो सामर्थ्य है मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं और आपका ध्यान करके आपको ये वापस कर रहा हूं। लेकिन इसी के साथ ये कामना भी करता हूं कि जिस तरह आपने मेरा उद्धार किया है, मुझे इस दुनिया में सब कुछ दिया है, तो मैं समस्त सृष्टि के उद्धार की कामना करते हुए ये कोशिश करता हूँ, ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, अंधे को आंखें, जो लंगड़ा है उसको टांगे, ये सब कुछ आप दीजिए भोलेनाथ, आपसे यही प्रार्थना है। और उस ये जो कार्यक्रम है पूरी रात सुबह तक चलता है, आरती के समय तक, और उसमें फिर रामायण भी गाई जाती है, श्री कृष्ण लीला भी गाई जाती है, पांडवों की गाथाएं भी गाई जाती हैं, और पुराणिक जितनी भी हमारी धार्मिक जो है लोक भजन गाए जाते हैं। तो ये नुआड़ा है। और बेसिकली नुआड़ा के पीछे की जो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं मोटे तौर पे आपको बताऊंगा क्योंकि ये तो रिसर्च का विषय है, बहुत से लोगों ने इसमें किए हैं। मेरे एक छोटे भाई हैं डॉक्टर भरत जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लगे हैं, वो अभी उन्होंने एक बुक भी लिखी है, और मैं जितनी उनकी मदद कर सकता था मैंने की है। हम जो बेसिकली गद्दी जो लोग हैं, हमारे बहुत से लोगों को भी नहीं पता है, हम बेसिकली शैविक हैं, शैव धर्म को शैविज्म को मानने वाले लोग हैं। अब समय के साथ परिवर्तन हुए हैं, हम सनातनी हो गए हैं, वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन हम शैविक हैं, शैव धर्म को मानने वाले लोग। शैव धर्म क्या होता है? शैव जो शिव जी के उपासक होते हैं। अच्छा, है ना। तो शैविज्म को मानने वाले लोग, जो भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, और शिव के जो गण हैं वो गद्दी कहलाए हैं। अच्छा, क्योंकि अगर आप सिर्फ भेड़ बकरियां पालने वालों को गद्दी कहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो भेड़ बकरी पालक है वो गद्दी है। तो आप खुद देखिए, हिमाचल में किन्नौर में भी तो भेड़ बकरियां पालते हैं, लाहौल स्पीति में भेड़ बकरियां पालते हैं, आपके सिरमौर में कितने गडरिये हैं, बहुत सी जगह हैं, है ना। आप फॉरेन की बात करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इस व्यवसाय से जुड़े लोग मिलेंगे, लेकिन सबको गद्दी नहीं कहा जाता है। तो हमें गद्दी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम भोलेनाथ शिव के जो गण हैं
शिव के साथ जो गण होते थे, उन्हें जब भोलेनाथ ने इस धरती पे गद्दी की स्थापना की तो उन्हें जो है अपनी गद्दी पे बिठाया, और इसलिए हमें गद्दी की जो है वो संज्ञा दी गई है। तो भगवान शिव के जो गण हैं उन्हें गद्दी कहा जाता है। तो इसलिए हमारा जो, अगर आप देखेंगे हमारी लोक संस्कृति, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो जन्म मरण की पद्धति है, हमारी जो विवाह की पद्धति है, वो भगवान भोलेनाथ के विवाह से, भोलेनाथ की जो जीवन शैली उससे मिलती जुलती है। हमारे विवाह से पहले जब जो दूल्हा होता है उसको जोगी का रूप जो है वो बनाया जाता है, तो वो भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप होता है उसको। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो ये डिफाइन करती हैं कि हम भोलेनाथ के जो गण हैं वही गद्दी कहलाए हैं। तो इस तरह से हमारी जो लोक संस्कृति है वो आगे बढ़ती है। अब जिस हम गीत की बात कर रहे थे या जिस एंचड़ी की बात कर रहे थे, वो नुआले के शुरू में गाई जाती है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। मैं हो आसामिया बेवो सामिया हो लेवो सामी अपने ओधारो भोले अबो सामिया हो कुनी वो पर तेरा मंदड़ लिखे हो कुनी है गूंदी फूल माला भोले अबो सामिया हो कुलारे पर तेरा मंदड़ लिखे हो मालनी है गुंदी फूल माला भोले अबो सामिया ओ बत्ती वो कोठे तेरा मंदड़ भरे हो ले वो सामी अपने ओधारो भोले अबो सामिया। क्या बात है। हो यक अर्ज मेरी होर हुणे हो अन्निया जो लोचन दिए भोले अबो सामिया यक अर्ज मेरी होर हुणे हो भूखिया जो भोजन दिए भोले अबो सामिया हो भोले अबो सामिया हो भोले अबो सामिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो आप इतना वाइब्राटो ले रहे थे वोकल में, ये हमारे लोक संगीत की खासियत है सर। आप हमारे बुजुर्गों को सुनेंगे, हमारी औरतों को सुनेंगे तो मतलब इतनी अच्छी मुर्कियां वो लगाते हैं, इतनी अच्छी हरकतें लगाते हैं, ऐसे लगता है कि मतलब कमाल है। और मैं जहाँ तक मैंने जितना समझा है अपने लोक संगीत को, जितना मेरा रहा है रिसर्च इसमें और जितना मैं इसमें गहराई तक गया हूँ, मतलब एक सेमी क्लासिकल है, बहुत अच्छे ये गाने हैं। बहुत से गाने राग बेस्ड हैं, हालांकि हमारे लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, उनको रागों का इतना ख्याल नहीं है। लेकिन आप कोई भी गाना सुनेंगे, क्योंकि हमारी जो लोक संस्कृति है उसमें हर एक पहर के लिए गाने बने हुए हैं। सुबह के टाइम बिहागड़े गाए जाते हैं, शाम के टाइम के लिए अलग हैं, रात के पहर के लिए अलग हैं। इवन नुआड़ा में भी जो लोकगीत गाए जाते हैं, जो एंचड़ियाँ गाई जाती हैं, वो पहर के हिसाब से गाई जाती हैं। जिस एंचड़ी को शाम को गाया जाता है उसको सुबह नहीं गाया जाता है, जिसको रात को गाया जाता है उसको सुबह नहीं गाया जाता है, जिसको सुबह गाया जाता है उसको शाम को नहीं गाया जाता है। हालांकि आज के दौर में, कमर्शियल दौर में, जब हम स्टेज पे होते हैं, मैं नुआड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम स्टेज पे लोगों का मनोरंजन कर रहे होते हैं, लोगों को डिमांड आती है तो हम सुना देते हैं, स्टेज की जब और बात होती है। लेकिन जब
आप विधि विधान के साथ नुआड़ा गायन करने बैठते हैं, जब भगवान भोलेनाथ की वो माला टांग दी जाती है और पूरे विधिवत रूप से आप नुआड़ा गायन कर रहे हैं, तो मैं कभी भी उन चीज़ों को बिना पहर के नहीं गाता हूँ। मैं दर्शकों को बिल्कुल मना कर देता हूँ कि भाई जिस पहर का जो गाना है उसी समय गाया जाएगा। आप अगर फरमाइश करेंगे सुबह के टाइम की वाला वो वाला गाना गा दो, अगर ये आसामिया वाला गाना आप मेरे को सुबह नुआले की माला टंगी और मैं गाने बैठा हूँ और मैंने जब एक बार गा दिया, भोलेनाथ का आवाहन कर दिया और आप सुबह बोलो ये सुनाओ, तो मैं कभी नहीं सुनाता हूँ। सुबह गाया जाता है, जरूर गाया जाता है, लेकिन सुबह जब भगवान भोलेनाथ को विदाई दी जाती है, जब उसको बोलते हैं बरदाया जाता है, उस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं कि ठीक है आप हमारी जो पूजा है वो संपन्न होने की ओर जा रही है और हम ये चाहते हैं कि आप कैलाश की ओर प्रस्थान करें, वहाँ पे विराजमान हो और हमें सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दे के जाएं। जब भी हम आवाहन करेंगे दोबारा तो आप हमारे घर जरूर पधारे। तो इस तरह से पहर के हिसाब से जो है लोक गायन किया जाता है। लोक संगीत है क्या? संगीत के साथ साथ अपनी जीवन शैली लोग उसमें जोड़ते हैं। उस लोक संगीत, उस जो कोई गीत गा रहे हो तो उसमें खुद को देखते हैं। अब हम नुआड़ा जब गाते हैं तो नुआड़े में एक जगह आती है जब भोलेनाथ की बारात जा रही है, तो उसमें कुल पुरोहित को निमंत्रण दिया जाता है, उसकी एक एंचड़ी गाई जाती है और उसमें देखिए उसमें जो शब्द हैं वो शब्द डिफाइन करते हैं कि कुल पुरोहित कैसा होगा। और उसमें ये बोल आते हैं कि ब्रह्मा भी आया, विष्णु भी आया, बोले स्वामी जगत को आ रहा हो, सद्दा वो बुला मेरे कुला रे परोत्था शिवा रे जाना रवा रहे। अब पुरोहित जो आता है उसका वर्णन मैं आपको थोड़ी सी 2 लाइनें सुना के डिफाइन करता हूँ। हो ब्रह्मा भी आया, वो विष्णु भी आया, मेरे भोले वो स्वामी जगत को आ रहे हाँ, वो सदी वो बोला वो मेरा राजगुरु जो शिवा के रह जाना रवारे हाँ। अब ये बोलते हैं, अब जो पुरोहित आ रहा है उसको कैसे डिफाइन किया गया है कि मेरे जो राजगुरु हैं, जो कुल पुरोहित हैं, वो वृद्ध हो गए हैं और स्टिक के सहारे चलते हैं, लाठी लेके चलते हैं। तो इसकी जो लाइनें सुनने वाली हैं। उसके बाद अगली लाइन में ये कहा जाता है कि खंगी ना खड़ाक की नक वो चुड़ंदा, मतलब बुजुर्ग है, खांसी लगी रहती है, नाक से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है और बस बगल में एक पोथी का बहारा जो लिया हुआ है, पाँव में जो है सुनहरी खड़ौएं पहनी हुई है चंदन की, ठीक है, तो गले में रुद्राक्ष की माला है और टस्सर एक कपड़ा होता था पहले, आज की डेट में नहीं, अगर पुराने लोग सुन रहे हो तो उनको पता होगा, तो टस्सर की धोती लगाई है। तो ये हमारे लोकगीत में वर्णन है। मैं 2 लाइनें वो सुनाता हूँ। वो खंगी ना खड़ा की नक वो चूड़ंदा, दुई वो नीणे बगे ठंडड़ा नीर, ओ राजता गुरु वो मेरे बिरदेबुए, चलन दे डंगोई रे भारे वो पैरे वो पाया वो बामण सुनी खड़ावा, कच्छा हेट पोथियां रे भारे वो लके वो लाई वो बामण टसर धोती, गले रुदरा चारी माला। देखिए अब इसमें क्या है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जब लोक संस्कृति में शिव विवाह, शिव पुराण, ये जितने भी लोक रामायण, श्री कृष्ण लीला को गाया जाता है, तो आप एक तरफ ग्रंथ को लेके बैठेंगे, दूसरी तरफ जो ऑरली हम सदियों से सुनते आ रहे हैं वो गाने वाला कोई भी, मैं नहीं, कोई भी एंचली गायन करने वाला बैठेगा तो आप देखेंगे ये तो हूबहू वही गा रहा है। लेकिन जब वो गाएगा तो उसमें कुछ चीजें ऐड होंगी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि वो उस जीवन शैली को खुद के साथ जोड़ के देखता है।
कि उस समय पुरोहित का वर्णन इस तरह था। अब भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है, एक और प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ एक समय आता है, भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा एक अपना चमत्कार दिखाते हैं माँ गौरा को चिढ़ाने के लिए और थोड़ा सा तंग करने के लिए, कि अपना रूप बदल लेते हैं जब विवाह करने जाते हैं। तो वहाँ पे जब माँ गौरा जो सखियों के साथ जो है भोलेनाथ को देखने के लिए आती है, तो वो क्या देखती है, वो तो बिल्कुल विकराल सा रूप होता है। उनके से लगता है यार ये जोगी आदमी, और ये किस तरह से इससे मेरी शादी होगी। तो वो कहीं ना कहीं मना कर देती है। और जो वर्णन भी है कि उसके बाद भोलेनाथ 3 फेरे लेते हैं और चौथा फेरा लेने की बारी आती है तो वो मंडप को छोड़ के भागते हैं। इस तरह से वर्णन किया जाता है इन चीज़ों में। तो वहाँ पे एक लाइन है एंजली में, जब आप अगर आपको अच्छी लगेंगी ये चीज़ें तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, शिव विवाह सुनील राणा का सुनिएगा तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें एक लाइन आती है कि ओ जुड़ी वो मिला वो सहेलियो ते धूड़ू है रे ना जाना, वो अगे वो पीछे चलिया सहेलिया ते मंजे गौर जालाए। सहेलियों को कहती है कि साथ में चलो हम वर को देख के आते हैं। तो आगे पीछे सहेलियां और मंजे मतलब बीच में माँ गौरजा जा रही हैं। अब जब देखती है तो क्या देखती है, वो तो सारे बाराती एक ही तरह के। अब मैं कैसे पहचानूं कि भोलेनाथ कौन है? उसमें भूत प्रेत राक्षस देवी देवता गण पूरी सृष्टि भगवान भोलेनाथ की बारात में चली हुई है। अब उसको समझ नहीं आती कि इसमें दूल्हा कौन सा है। तो क्या बोलती है फिर, वो 160 जानिया किनारे हो ते धोड़ो किया बूझना, 160 जानिया किनारे हो ते धोड़ो किया बूझना, ओ रगता ते पागारी डोरा ते माखीरा दल चढ़िया, रगता ते पागारी डोरा ते माखीरा दल चढ़िया, वो बरी वो को पेरिया माँ बापू जो ते बर कोड़ी जोड़िया, वो बड़ी वो को पेरिया माँ बापू जो ते लड़े कोड़ी रे लाए। तो इसमें ये कहा गया है कि 160 जाननी, जाननी मतलब जिसको देसी हमारी जो लोकल डायलेक्ट है, जाननी मतलब जो बारात को बोला जाता है कि पूरी बारात तो एक तरह की है। मैं भोलेनाथ को कैसे पहचानूं? धूड़ू को, धूड़ू भोलेनाथ को बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, धूड़ू हमारा जो है उनको धूड़ू कहा जाता है। हमारे जो नस्दा धूड़ू है, भोलेनाथ को कहा जाता है कि धूड़ू कैसे पहचानना है मैंने। तो फिर उसके बाद वो जब देखती है, अच्छा ठीक है, रगता तय पाक गारी डोरा माखी रदल चले, कि मतलब कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से पीक पड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल कुरूप सा है। तो ये क्या था? तो वो कह रही है अच्छा ये इस तरह का मेरा दूल्हा है। फिर वो माँ बाप को कोसती है, क्या मेरे माँ बाप बड़ी वो कुपैरी, मतलब मेरी माँ बाप को तो प्यार ही नहीं है, मतलब कुपैरी मतलब बिल्कुल प्यार नहीं है मेरे साथ, क्या ये इस तरह का मेरे लिए वर ढूंढा है, दूल्हा ढूंढा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं हमें कि इस तरह से लोक साहित्य के साथ, लोक संस्कृति के साथ हमारे लोक ग्रंथ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, लोगों तक पहुंचे हैं, लोग पसंद करते हैं और उससे पता चलता है कि हमारा जो जीवन शैली थी किस तरह की रही होगी। तो ये बहुत से उदाहरण है, ये तो मैं आपको कुछ चीजें बीच बीच से बता रहा हूँ। पता है क्या, आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो ना साथ के साथ इसको, तो मेरे लिए और इंटरेस्ट बन रहा है उस चीज को सुनने का। आपका पूरा नाम है सुनील राणा ह्यूरी। ह्यूरी, हाँ, उसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। जब मैंने सुनील राणा लिखा तो समहाउ वो पॉपुलर हुआ, फिर एक स्टेज ऐसा है कि सोशल मीडिया का दौर आया। एक सेकंड, आपने बोला राणा लिखा, लिखा का क्या मतलब? राणा तो मतलब लगाया, मतलब स्कूल डॉक्यूमेंट में सुनील कुमार था नाम। अच्छा। फिर जब हम थोड़ा सा खुद होश संभाला, बड़े हुए, है ना, तो फिर लगा कि सरनेम लगाना चाहिए। अब होता है
तो वो जब मैंने अपने नाम के साथ लिखना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि हमारी जो इंटरनल एक होती हैं, सबकास्ट होती हैं, जो टाइटल्स होते हैं, यार वो तो फिर छूट जाएंगे। मैं तो लोक संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, वो तो फिर खत्म हो जाएगी। फिर मैंने क्या काम किया, मैं चाहता हूं कि हमारी लोक संस्कृति, लोक समुदाय, लोक शब्दावली, जितनी भी चीजें वो सारी ग्रो करें। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि सुनील राणा और ह्यूरी उसको भी लिखते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हमारे मतलब आप यूं कहेंगे कि सब टाइटल्स हैं, एक तरह के, हाँ सब टाइटल्स हैं जो हमारे इंटरनल कम्युनिटी में सबकी होती हैं। बहुत से सरनेम आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने उसको भी साथ में लिखा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ये चीजें भी खत्म ना हो जाए। इसी कड़ी में मैंने अब जो हमारी लोकल शब्दावली है ना, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वो शब्द भी जिंदा रहने चाहिए, गदियाली कम्युनिटी के। गदियाली कम्युनिटी के। अब मैंने एक गाना निकाला, उस गाने का नाम था हीड़ी। अब हीड़ी जो शब्द है वो आज की डेट में प्रचलन में नहीं है, वो खत्म हो गया है, लेकिन गाने में बहुत अच्छे से गाया जाता है। तो मैंने उस गाने को गाया और उसको टाइटल भी हीड़ी दिया। हीड़ी का मतलब होता है किसी चीज की राग अलापना, रट पकड़ना, अच्छा। कि जिद पकड़ना कि मुझे ये करना है। मतलब एक ही हीड़ी पकड़ी हुई है, मतलब एक ही जिद पकड़ी हुई है, यार ये करना है। ठीक है। तो उसमें मैंने एक चंबा का बहुत पौराणिक लोकगीत है, जो माता सुनैना जी थी, जिन्होंने चंबा के लिए बलिदान दिया ताकि चंबा की जनता को जो है वो प्रजा को उनकी पानी मिल सके। और उनकी याद में एक बसोए में मेला लगता है, 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला लगता है, उसको बोलते हैं सुई मेला। तो उनकी याद में एक गाना गाया जाता है, जो एक लड़की है उसकी दूर कहीं शादी होगी और उसको उस मेले में जाने की जिद है, तो उसके लिए मैंने वो गाना गाया। उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ जी। हो नौने पनिहार डाल चिड़ी लागी हिड़ियो, नौने पनिहार डाल चिड़ी लागी हिड़ियो, सच बोले चिड़िया कटेरी लागी हिड़ियो, सच बोले चिड़िया कटेरी लागी हिड़ियो, ओ सुइया लागी जात रामिंजो जात रारी हिड़ियो, सुइया लागी जात रामिंजो जात रारी हिड़ियो, नौने पनिहार डाल चिड़ी लागी हिड़ियो। तो इस तरह से वो चिड़ी लगी हिड़ी मतलब चिड़िया जो चहचहा रही है, और लड़की और चिड़िया को एक साथ कंसीडर किया है कि वो जो आवाज़ निकाल रही है ना, वो चिड़िया भी ऐसे बोल रही कि नहीं मुझे वहाँ जाना है। तो लड़की ने जिद पकड़ी कि नहीं भाई, वो जो सुइयों में जातरें लगी हैं मुझे उसको देखने जाना है। तो इस तरह से उसके बाद एक और गाना मैंने किया, ढंडगुल्लू। ढंडगुल्लू मतलब? ढंडगुल्लू, अब देखिए यही बात है ना, ये बहुत पुराना शब्द है। ढंडगुल्लू का मतलब है कि एक बच्चा जो नोटी है, शरारती है। अच्छा, शरारती बच्चा, बहुत सा शरारती है, लेकिन उसकी शरारतें किसी को वो तंग जरूर करता है लोगों को, लेकिन वो लोग उससे खुश होते हैं उसको देख के। मतलब एक नोटी बच्चा होता है ना, तो उसको ढंडगुल्लू कहा जाता है। जब तक गांव में है तब तक सब चीख रहे हैं तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, लेकिन 4 दिन अगर गांव से गायब हो जाए ना, तो गांव की रौनक चली जाती है, सुनसान हो जाता है, और लोग ढूंढते हैं यार वो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए मैंने गाना गाया था कि ओ ढंडगुल्लुआ ढंडगुल्लुआ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ढंडगुल्लुआ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ओ गुल्लू गुल्लू लोक गलांदे मणु ओ वो डुल्लू जानी तो भी प्यारा, सच मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ओ गुल्लू मेरा खेला रख लाड़ी मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, सच मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ओ गुल्लू जो गाड़ी मत दींदे मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, सच मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ढंडगुल्लू आ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा। क्या बात है। इस तरह से बहुत से शब्द हैं पुराने, Basically, जो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये शब्दावली भी जीवित रहे। चंबा के तो कण कण में
कला भरी हुई है, कण कण में संगीत है। और चंबा अपने आप में बहुत ही अचंबा है, क्योंकि अगर आप भरमौर क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा सा कल्चर में विविधता मिलेगी। आप पांगी चले जाएंगे, हल्की सी और विविधता मिलेगी। चुराह क्षेत्र में जाएंगे तो हल्की सी और विविधता। तो प्रॉपर चंबा में हल्का सा, हालांकि लगभग 80% जो है इसमें समानताएं हैं, लेकिन वो हल्का सा टेक्सचर थोड़ा सा बदलता है, तो उसमें अपना ही आनंद है। और सबसे खुशी की बात मुझे ये है आज भी कि आप देखिए हमारा जो चंबा का, हमारा जो गद्याड़ी लोक संगीत है, वो आज इतना पॉपुलर हुआ है कि कहीं भी डीजे पे, विवाह में, शादी में गाने बज रहे हैं तो वही बज रहे हैं। बहुत बज रहे हैं। ये बहुत सुखद है मेरे लिए। ये सब भोलेनाथ की कृपा है, और वो बस वो पता नहीं क्या क्या रचा रहे हैं इस सृष्टि में, सब उनकी देन है। भोलेनाथ का आपने जिक्र किया जी, केलंग वजीर जी के बारे में कुछ बताइए। जब भगवान भोलेनाथ का जिक्र आता है तो केलंग वजीर का जिक्र जरूर आएगा। अगर भोलेनाथ को सुप्रीम माना जाता है हमारे समुदाय में, तो उसका सेनापति जो माना जाता है वो केलंग वजीर को माना जाता है। अच्छा। उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। उनका स्पेशल एक लिबास होता है, लाल कलर का जो टोपी होती है वो पहनी जाती है। एक नरवार जो है बोलते हैं उसको, एक लाल रंग का जो है एक मफलर होता है जिसको कमर में बांधा जाता है। और घर का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो उनको मानता है, पूजता है। हालांकि पूजते सभी हैं, लेकिन उस लिबास को धारण करता है और विधिवत रूप से धारण करता है, उसकी पूजा करते हैं। और ये जो सिलसिला है वो पीढ़ियों से इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर पिता, दादा ने किया, दादा के बाद पिता होंगे, पिता के बाद पुत्र होगा, उनके बाद उनका पुत्र होगा, तो इस तरह से उनकी आराधना करते हैं। कोई स्पेसिफिक डे होता है उस दिन, या फिर मतलब नहीं, वो कोई स्पेसिफिक डे नहीं, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि ये ज़्यादातर काम जो है वो जो है बरसात का जो मौसम होता है, ठीक है, जो भाद्रो महीना होता है, जो जिसको हम काड़ा महीना भी बोलते हैं हमारे उसमें ये जो है वो धारण जो है ज़्यादातर, जब उनको कहा जाता है कि अब पिता के बाद किसी पुत्र को ये इनको धारण करना है, इनके लिबास को, तो उस समय वो प्रक्रिया रहती है। लेकिन इसका पर्टिकुलर ऐसा भी नहीं कि उसी समय करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहा ना कि अगर भगवान भोलेनाथ को सुप्रीम माना जाता है तो उनका सेनापति जो है केलंग जी वजीर को माना जाता है। केलंग वजीर जी का मंदिर केलंग वजीर मंदिर, इनका मंदिर है कुगती में। अच्छा। कुगती भरमौर का अंतिम गांव है। अच्छा। भरमौर के बाद आप हड़सर जाते हैं, हड़सर से आप मनी महेश के लिए राइट साइड टर्न ले लेते हैं, लेफ्ट आप जाएंगे तो कुगती गांव, जो कि हिमाचल का एक जैविक गांव भी है, डिक्लेयर हुआ है। और वहाँ पे एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ब्राउन बियर्स आपको उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेंगे, उसके लिए भी फेमस है। और वहाँ जो गांव है, गांव से लगभग कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता है जो केलंग वजीर के मंदिर तक पहुँचते हैं। लेकिन केलंग को केलोंग जो लाहौल स्पीति में है वहाँ पे भी पूजा जाता है। अच्छा। वहाँ पे भी इनका मंदिर है, ऐसा नहीं। एसडी कश्यप जी के साथ मिलना कैसे हुआ? हमारे जो जेएमसी वाले प्रोड्यूसर थे वो मेरे को एसडी कश्यप जी के पास लेके गए, वहाँ हम मिले। और जब मिला तो वो गजब के इंसान है। मतलब आज तो उनकी उम्र मेरे को लगता है 90+ होंगे, लेकिन फिर भी आज भी बहुत फिट हैं, अच्छी बातचीत, कद काठी उनकी। और मैं आज से लगभग 20 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब वो बहुत फिट थे, बहुत एक्टिव थे। तो जब मैं उनके स्टूडियो गया तो जब उन्होंने पहली बार सुना तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ कही थी, नसीहत दी थी कि बेटा ठीक है, ये कला का क्षेत्र है, यहाँ बहुत सी चीज़ें आएंगी, बदलेंगी, दौर आएंगे, कई चीज़ें आपको भ्रमित भी करेंगी, लेकिन आपका जो ये फोक के प्रति जो आपका प्यार है ना, ये जो आपका रुझान है, इसको कभी मत छोड़ना बेटा। अगर तुम इसको पकड़े रखोगे ना तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। और वो बात मुझे आज भी याद है, उनकी नसीहत थी, क्योंकि आपकी वॉइस में वो फोक टेक्सचर है, वो चीज़ है। मुझे लगता है शायद आपके इंटरव्यू में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। उन्होंने बोला था कि मैंने पूछा था, मैं क्या सुनील लानत जी, तो बोले एक प्रोड्यूसर मेरे पास लेके आए, बिल्कुल, पर वो प्रोड्यूसर उनको अभी ज्यादा कुछ काम दे नहीं रहे थे। और मैंने उनको बोला कि ये जो लड़का है ये अपनी दादी नानी से जो टिपिकल चंबियाड़ी फोक गाता है और ऐसा गाता है कि मंत्रमुग्ध कर देता है, इसको मौका दो, और ज्यादा मौका दो, और ज्यादा मौका। ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। जब उनसे मिला तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने यही चीज़ कही थी कि बेटा आपका जो ये फोक का टेक्सचर है इसको कभी छोड़ना मत। और शायद यही कारण था कि मैं संगीत में जो मैंने विधिवत शिक्षा ली ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं शास्त्रीय संगीत की तरफ और नहीं बढ़ा। अच्छा। कि अगर मैं पूरा शास्त्रीय संगीत की तरफ जाऊँगा तो मेरा जो लोक संगीत का पहलू है कहीं ना कहीं छूट जाएगा, और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। फिर वो एक कहीं ना कहीं मिश्रण
इंस्पिरेशन सा हो जाता है। वो कमाल के इंसान है, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, बहुत कुछ बताया स्टूडियो में काम कैसे होता है, और उनका एक काम करने का तरीका भी अपना ही था। रात को काम करते हैं तो हम रात को 10 बजे रिकॉर्डिंग में बैठ रहे हैं, सुबह 6 बजे डिनर हो रहा है हमारा, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता था। और 1 हफ्ता लगा रहे हैं, एक एल्बम करनी है मतलब 1 हफ्ते के लिए आपको कमरे में बंद होना पड़ेगा, जाओ और 1 हफ्ता वहीं रहो, रात को काम करो, दिन को सो जाओ। तो पहले दिन तो हमें भी दिक्कत होती थी क्योंकि हम जा रहे, फिर वो दूसरे तीसरे दिन आदत पड़ जाती थी, फिर हमारी भी रूटीन वही बन जाती थी कि उनकी रूटीन बाय द वे आज भी वही है। आज भी वही है, रात को काम करते हैं वो और दिन में फिर वो 1-2 बजे उठते हैं दोपहर के, बस वही। आज भी उनको रात को 11 बजे फोन करोगे, हाँ उपदेश, हाँ बेटा, फोन में उठ जाएगा, फोन भी उठेंगे, वही सुबह वाला उनका साइकिल वही है। आपके कुछ एक गाने हैं जो मैंने नोट करके रखे थे, जो आई थिंक एसडी कश्यप जी ने ही म्यूजिक दिया हुआ है, अर्ली वाले गाने हैं जी। एक तो ये है जली जांदी चांदनी दी रात, बिल्कुल जी, नौनापुर मार पौंदी है। मेरे को ना ये गाना सुनना है, और ये नहीं, ये इसके बाद वाला पांगी पक्की। हाँ देखिए, ये बहुत प्यारा चंबा का गाना है ये ना। मेरे एक दोस्त होते थे कॉलेज में, आज मुझे उनको याद करके हमेशा दुख होता है, योगराज शर्मा जी। हम कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, और वो ये गाना बहुत गाता था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। वो उसके घर पांगी में थे और उसने ना हमेशा मेरे को ये गाना सुनाना। और फिर जब वो समय आया, मुझे मिला मौका, तो मैंने उस गाने को रिकॉर्ड किया, तब गाया। लेकिन आज जब भी इस गाने को सुनता हूं तो मुझे योगराज की याद आती है। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हालांकि वो अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। उस समय वो ABVP में होते थे, उसके बाद वो पांगी में जिला परिषद रहे, मतलब अच्छा मुकाम राजनीति में उन्होंने हासिल किया और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज भी मुझे उनकी याद आती है और मैं उन्हीं की याद में आपको ये गाना जरूर सुनाता हूँ। हो पांगी पकी थांगी लौड़ पकू जीरा लो, मेरा मन रही गो पांगी हो। पांगी पकी ठांगी लौड़ पकू जीरा लो, मेरा मन रही गो पांगी हो। ओ पांगी री छोकरी सीटी लगी मारना, मेरा मन रही गो पांगी हो। पांगी री छोकरी सीटी लगी मारना, मेरा मन रही गो पांगी हो। ओ पांगी रे देसा तिल मिल पानी, उंदड़ुए भरी भरी पीना हो। पांगी रे देसा तिल मिल पानी, उंदड़ुए भरी भरी पीना हो। पांगी पक्की ठांगी लौड़ पकू जीरा लो, मेरा मन रे गो धीरा हो। मेरा मन रे गो धीरा हो, मेरा मन रे गो पांगी हो। क्या वाइब्राटो है यार आपकी आवाज में, हवा में ऐसे फ्लोट कर रही है वो वेव सारी की सारी, ऐसे एकदम। रोज रोज माँ मेरे चलोरी बोटने माँ में तेरा काम के ये मेलोडीज इतनी कैची है, मुझे नहीं है लिरिक्स पता, बट मेलोडी इतनी कैची है कि आप नहीं मेलोडी को गुनगुनाओगे। सच में बहुत अच्छे गाने हैं। और आज इन गानों को मेरे को गाए हुए 20 साल हो गए, लेकिन आज भी जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो लोगों की डिमांड इन गानों की उतनी ही है जितनी 20 साल पहले थी। तो आज भी मुझे स्टेज पे ये गाने ही पड़ते हैं। उतरने से पहले लोगों की डिमांड रहती है कि भाई ये गाने सुनाओ, क्योंकि ये टाइमलेस मेलोडीज हैं। बिल्कुल, ये आने वाले कई सालों तक चलती रहेंगी इसी तरह से। बिल्कुल। और हो रोज रोज माँ मेरे चलूरी भोटड़े, माँ मैं तेरा कम के बणुरा बोटड़े। रोज रोज माँ मेरे चलूरी बोटड़े, माँ मैं तेरा कम के बणुरा बोटड़े। ओ रोज रोज माँ मेरे ना जाना बोटड़े, माँ मैं तेरे पक्के बेईमान बोटड़े। ओ माँ मैं तेरे पक्के बेईमान बोटड़े, भाणजी जो जादू बनाया बोटड़े।
क्या बात है, क्या बात है। तीजो पीछे छठे छठे घर बार तुलसो ओहो, है ना, है ना? अब पुरंदा टीरी गढ़वाड़ उनजो को जो घर है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड है। क्योंकि वो भेड़ बकरियों को लेके जाते हैं ना, जब आप टिहरी गढ़वाल हमारे जो भेड़ पालक धन जिसको बोलते धन को लेके टिहरी गढ़वाल चले गए, तो वो उसकी शिकायत है कि यार खुद तो तू अब घूम रहा है और मेरे को घर में अकेला छोड़ रहा है, मैं किसके पास रहूं। तो ये एक, और ये सच्चाई भी है, एक जो प्रेयसी है, एक पत्नी है, उसकी शिकायतें कहीं ना कहीं जायज है। दूर बिंदला ऑब्वियसली आजकल भी बड़ा चल रहा है। हो दूर बिंदला, बड़ी दूर बिंदला, हो तेरे मत्थे मंज बन दस दूर बिमला। दूर बिंदला, बड़ी दूर बिंदला, हो तेरे मत्थे मंज बन दस दूर बिमला। हो कजो गई थी वो बिमला, कजो गई थी, हो तेस ठिठड़ू घराटा जो कजो गई थी। हो सच गई थी वो मनुआ जरूर गई थी, तेस ठिठड़ू घराटा जो सच गई थी। हो बड़ी मारी हो बिमला, बड़ी मारी, हो तस पितड़ू रे बैते बड़ी मारी। दूर बिंदला, बड़ी दूर बिंदला, हो तेरे मत्थे मंज बन दस दूर बिमला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस गाने को बहुत प्यार दिया लोगों ने, बहुत। ये नॉन स्टॉप एल्बम थी, मुझे आज भी याद है। इसमें 4 गाने एक तरफ थे और 4 गाने दूसरी तरफ थे, और आज भी मुझे याद है कि नॉन स्टॉप एल्बम का दौर एक चला था और कंटिन्यूटी में इसमें ये गाने थे विदाउट एनी ब्रेक, और लोगों ने बहुत पसंद किए और आज भी लोग सुनते हैं, डीजे पे इसको बजते हैं। इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने थे इस एल्बम में। धुड़ुआ भी आपने गाया हुआ है ना? जी, नच्चे धुड़ुआ। नच्चे धुड़ुआ, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। सुनाओ प्लीज। हो नच्चे धुड़ुआ, हो बजे तेरे बाजे हो बजे तेरे बाजे हो बजे तेरे बाजे हो। और इसका म्यूजिक भी एस.डी. कश्यप जी ने तैयार किया था, ये वहीं पे हमने रिकॉर्ड किया था गाना। हो नाचे धुड़ुआ, हो बजे तेरे बाजे हो, नचे धुड़ुआ, हो बजे तेरे बाजे हो धूड़ू नचिया, हो जटावो खलारी हो, धूड़ू नचिया, हो जटावो खलारी हो गंगा गौरा, हो पानी जोगिया हो, गंगा गौरा, हो पानी जोगिया हो गंगा गौरा, हो चुर भूर लाया हो, गंगा गौरा, हो चुर भूर लाया हो गंगा पूछ दी तू लग दी क्या मेरी हो, गौरा पूछ दी तू लग दी क्या मेरी हो गंगा बोल दी औ सौकण तेरी हो, गौरा बोल दी औ सौक तू सौकण मेरी हो गंगा गौरा, हो सरोसर लड़ी हो, टूटे हार 84 पड़ी हो। क्या बात है, क्या बात है। प्योर गूज़बम्स आ गए थे पीछे। अरे नहीं, लिटरली ये सब बोले ना आपकी कृपा। इसको बहुत लोगों ने रिक्रिएट भी किया है बाद में। हाँ जी। आपका एक और गाना है
जिसको अभी बहुत ज्यादा ख्याति मिली है क्योंकि उसके ऊपर नेदरलैंड की टीम ने भी डांस किया था, डांस किया, ट्रेडिशनल है। बिल्कुल। जब वर्ल्ड कप था, धर्मशाला में मैच था। अम्बरारा चंद लिखा किसने वो एक दोस्त है मेरे, डॉक्टर सुशांत। अच्छा। पीजीआई में है, पीजीआई चंडीगढ़ में। हाँ, वो बहुत समय से मुझे कहते हैं कि भाई मेरे लिखे हुए गाने गाइए गाइए, तो अक्सर वो गाने सुनाते रहते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया, मैंने उसको कहा भाई पक्का गाऊंगा आपके लिरिक्स लिए। बहुत सही है, बहुत प्यारा लिखा है और वो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा अम्बरारा चंद हो, क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि सभी देवी देवताओं का श्रृंगार किया जाता है, गाया जाता है, लेकिन मैंने खुद देखा कि भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किसी ने कोशिश नहीं की करने की, गाने की। ये भगवान भोलेनाथ का है। हाँ, ये भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। एक जो भोलेनाथ की उपासक है वो बस ये कह रहे हैं कि अंबरारा चन्नन वो अंगने बैठाले तारे सजल्ले तेरा मंडल देवा। मतलब अंबर का जो आकाश का जो चांद है वो और तारों को नीचे धरती पे उतार के ना आपका जो मंडल है वो सजाऊंगी। और उन्होंने किसी और से भी उस गाने को गवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे कहा नहीं भाई, गाया है, बहुत अच्छा गाया उन्होंने, लेकिन मेरे दिल में नहीं उतरा। मुझे लग रहा है कि आप इस गाने के साथ जस्टिस करोगे। और जब मैंने उसके शब्द सुने तो सच में मेरे दिल को छू गया और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। और सबसे बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस गाने को एक रिकॉग्निशन मिली। फॉरेनर्स बहुत नाचे उसमें, 2-3 बार हो गया। क्रिकेट टीम जो नीदरलैंड की, उसने बहुत अच्छा डांस किया। इवन मैं देख रहा था कि उन्होंने स्टेप्स बहुत अच्छे मैच किए, बहुत रील्स वायरल हुई उनकी। बिल्कुल। तो आपको सुनाता हूँ मैं। हो अंबरारा चन्नन वो अंगने बैठाली तारस जली तेरा मंडल देवा। अंबरारा चन्नन वो अंगने बैठाली तारस जली तेरा मंडल देवा। पदरिया राह वो मदरिया चाली गंगड़ी रनौण दियाली वो देवा। पदरिया राह वो मदरिया चाली गंगड़ी रनौण दियाली वो देवा। ओ चुग चुग फुलणू सुइया परोली वो गले वो पुआऊं फुलमाला देवा। ओ चुग चुग फुलणू सुइया परोली वो गले वो पुआऊं फुलमाला देवा। अंगे वो तेरे वो शिवा भस्म रमाली मथे पल्ली चन्नणारा त्रिपुंड देवा। अंबरारा चन्नण वो अंगणे बैठाली तारस जली तेरा मंडल देवा। क्या बात है। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब को, आपने बहुत खूबसूरत इसको लिखा है। बहुत बढ़िया लिखा। और मुझे लगा आप ही ने लिख रखा है। नहीं, उन्होंने लिखा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने शायद एक ही गाना किसी और का लिखा हुआ, ये वर्थ था गाने का। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिसने जो अच्छा काम किया उसको हमेशा क्रेडिट मिलना चाहिए, तारीफ मिलनी चाहिए, मुझे ये लगता है। आपका बस एक लास्ट गाना मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद बाकी आगे बढ़ूंगा। पहाड़ मन की आना वो जानी मेरी, जानी मेरी, बहुत अच्छा फोक है, बहुत पुराना वो ना। पर जब मैंने उस पे जाके व्यूज देखे तो मेरा थोड़ा दिल टूटा कि यार लोगों देखो इस गाने को भी यार। मैं व्यूज पे नहीं जाता हूँ, लाइक और व्यूज पे। अगर मैं सिर्फ उसी चीज पे जाऊंगा तो मैं कुछ और चीजें क्रिएट करूंगा, और उस चीज को मैं आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे मैंने एक एल्बम रिलीज की है, श्री कृष्ण लीला। अच्छा। मैंने श्री कृष्ण लीला को गाया है और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी वो, सुनील राणाज शेफर्ड्स हार्मनी पे। लेकिन अगर आप देखिए, मैं अगर व्यूज पे जाता तो मैं उस श्री कृष्ण लीला में एक एंचड़ी 30 मिनट की है। अच्छा। मैंने 30 मिनट की उसमें यूट्यूब में डाली हुई है। एक एंचड़ी 25 मिनट की है, मैंने 25 मिनट की डाली हुई है। और तो और 9 गाने हैं, वो 9 एंचड़ियां हैं, पूरा जो उसका एक समरी है पूरा। और मैंने 9 के 9 गाने एक दिन रिलीज कर दिए, एक ही टाइम यूट्यूब पे चढ़ाए हैं। नंबर 3, उस गाने को मैंने श्री कृष्ण लीला को रात के 12 बजे रिलीज किया था। अब मेरे को पत्रकारों ने पूछ लिया, भाई तू पागल है भाई, एक तो तू रात को 12 बजे गाना कौन रिलीज करता है, दूसरा यार इतने लंबे लंबे गाने कौन सुनेगा। लोग तो 3 से 4 मिनट का गाना डाल रहे हैं, लाइक व्यूज तभी मिलते हैं। मैंने कहा देखिए भाई, लाइक व्यूज जरूरी हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं कुछ और तरीके से काम करना चाहता हूँ। मैं किसी और चीज के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है लोक कलाकारों की कि जो सदियों से चीजें आ रही हैं, जो हम सुन रहे हैं,
हमारे बाप दादा परदादा पुश्तों से सुन रहे हैं, उनको हूबहू हम आगे की पीढ़ियों तक लेके जाएं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि आज से 10, 20, 30, 50 साल के बाद जो दौर होगा, लोग इन्हीं चीज को सत्य मानेंगे। लोग यूट्यूब को देखेंगे ना कि किताबें पढ़ेंगे। आज लोग इतने सुस्त हो गए हैं कि बुक्स भी डिजिटल हो गई हैं, लोग सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन चीजों का भावार्थ ना बिगाड़े, मूल स्वरूप ना बिगाड़े, हालांकि उनको थोड़ा सा सजा संवार के लोगों तक पहुंचाएं। और मैंने ये इसलिए किया, मैंने कहा भाई साहब, इसलिए मैंने 30 मिनट की एचडी इसमें डाल दी है। मैं चाहता तो 6 गाने बन जाते तोड़ तोड़ के, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। गाने बनाने के लिए मेरे पास क्रिएटिविटी मैं और डाल लूंगा, लेकिन जो हमारी पौराणिक चीज़ें एचड़ी हैं उनको मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे और लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। रही बात रात को 12 बजे रिलीज करने की, तो मैंने कहा इसके पीछे मेरा मकसद है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी रात को 12 बजे हुआ था, और हमारे उसमें गाया जाता है ये रात को 12 बजे। और जब हम नुआड़ा गायन करने बैठते हैं तो 12 बजे से पहले श्री कृष्ण लीला मैं कभी शुरू ही नहीं करता हूँ। अच्छा। सुबह के टाइम में गुजरी गाई जाती है। तो ये सारी चीजें मैं विधि विधान से करता हूँ। तो मेरा मकसद अपने लोगों को, बाकी जो मेरे श्रोतागण हैं, जो दर्शक हैं, उनको ये बताना भी है कि हमारी लोक संस्कृति में ये मान्यताएं, ये चीजें हैं, इसलिए रात को 12 बजे रिलीज करो। तो वो हंस रहे, भाई यार आप भी अलग ही हो। बोले ये रात को 12 बजे कोई गाने रिलीज करता है, और ऊपर से 9 गाने एक ही दिन में चढ़ा दे रहे हो आप इकट्ठे। तो इसलिए, हालांकि उस गाने को व्यूज ज्यादा नहीं है उन गानों को। मेरे कहने का मतलब ये था कि लोगों सुनो इस वाले गाने हाँ जी, को हाँ भी। जी, नहीं बिल्कुल। और बिल्कुल। ये इस पे ये इतने कम व्यूज ये डिजर्व नहीं करता, और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, डिजर्व करता है। क्योंकि उसमें जो आपने जम्मू मतलब शहर और जो पहाड़ जो आपने उस वाली में जो डिफरेंसेस हैं, जो चीजें हैं, जैसे वहां पे वो साड़ी पहनती हैं, यहाँ पे वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहना रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। धारा वो मन किया लाना वो जानी मेरी। वो जब लड़की की शादी होके वो गांव में आ जाती है, तो वो लड़की बोलती है, वो कंपैरिजन कर रही है, यार वहां तो मैं ऐसे करती थी, जम्मू वाले शहर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। पहाड़ मन किया लाना हो जानी मेरी, पहाड़ मन किया लाना हो जानी मेरी, न धारा वो मन किया लाना हो जानी मेरी, पहाड़ मन किया लाना हो जानी मेरी। जम्मू वाले शहर असा साड़ियां जे पहन दे, जम्मू वाले शहर असा साड़ियां जे पहन दे, ओई न दौड़ू मन किया लाना हो जानी मेरी, दौड़ू मन किया लाना हो जानी मेरी, पहाड़ मन किया लाना हो जानी मेरी, इन धारा वो मन किया लाना हो जानी मेरी। क्या बात है। इसका कोरस किसने किया है? इसका कोरस जिन्होंने म्यूजिक किया वो लड़के बहुत अच्छा गाते हैं, और बहुत अच्छा म्यूजिक भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत साफ सुथरा म्यूजिक है। क्या वो कांगड़ा के लड़के हैं? नहीं, कांगड़ा के नहीं है वो। कहाँ के हैं? शिमला के हैं वो बेसिकली। और पता क्यों बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि की हाँ बोला है उन्होंने। बिल्कुल जी। लेकिन वो मैंने जानबूझ के नहीं हटाया। जब वो गाना तैयार होके आया, तो हालांकि हम चीज़ वो, क्योंकि जब कोई भी कलाकार या कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है, जब अपनी चीज़ को क्रिएट, उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या क्या है, क्या हो रहा है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, किसी वैरायटी देने के लिए या कुछ अलग सा टेक्सचर देने के लिए मैंने उसको रहने दिया वहाँ। और वो ना एकदम अटेंशन ग्रैब करता है कि क्या की हाँ लाना। हाँ, वो लड़के और खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा करते हैं, जो JKB वाले अंकित आशीष हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है आपके ऊपर? जी बिल्कुल, मेरे ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। मुंबई की बेस्ड कंपनी थी हमिंग बर्ड्स प्रोडक्शन लिमिटेड करके, तो वो आए मेरे साथ मिले, और उन्होंने मेरा रहन सहन ये वो सारा वो शूट किया, फिर दिखाया सिंगापुर के एक बहुत बड़े चैनल में। अच्छा। फिर उनको लगा कि नहीं वाकई में अच्छा काम किया है, तो उन्होंने एक सीरीज़ थी, उसका नाम था काथ्रिल और गीथम, और जिसमें हिमाचल ही नहीं पूरे इंडिया के फोक आर्टिस्ट को जो है वो सेलेक्ट किया गया। लेकिन उसमें से ना सिर्फ 2 लोगों को सिंगापुर में परफॉर्म करने के लिए लाइव बुलाया गया। उसमें पंजाब के एक बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, याकूब उनका नाम है, सूफी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ठीक है।
और उनके साथ एक सारंगी बजाते थे, सरदार जी थे, बहुत अच्छी सारंगी बजाते थे, उनको बुलाया। और एक मुझे सौभाग्य मिला अपनी लोक संस्कृति को वहाँ पे प्रदर्शित करने का, तो उस कड़ी में मैं सिंगापुर, मलेशिया जाके आया। वहाँ पे मैंने 1.5-2 महीने रहा, रिहर्सल्स की, फिर वहाँ पे लाइव परफॉर्म किया, लाइव ऑन एयर किया चैनल्स पे। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे प्रयास हैं कि अपनी लोक संस्कृति को ना एक अलग सी पहचान दे पाऊँ अगर, तो बस उस कड़ी में ये भी एक उस कड़ी का एक हिस्सा थे, वो इस तरह से हुआ। किसी फिल्म में भी एक्टिंग करी है आपने? ये भी मेरे लिए एक बहुत संयोग की बात थी। मेरे एक दोस्त थे विकास करके, और उनके मित्र थे, उनके जानने वाले थे, बहुत इंडिया के बहुत एक फेमस फिल्म मेकर है, आर्ट फिल्म मेकर अमित दत्ता जी। आपने देखा होगा, उन्होंने आर्ट मूवीज़ बनाई, बहुत अच्छी अच्छी, नैनसुख बनाई है, सोनचिड़ी बनाई है, और भी। और वो कोई मशरूर रॉक कट टेम्पल जो कांगड़ा का है, वो और उनकी मिसेज वो उस पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने 4-5 साल उस पर रिसर्च की, और उस पे फिर वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। तो उनको उनकी रिसर्च में कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आई कि ये जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है, इसको बनाने वाला आदमी जो है कहीं ना कहीं इस परिवेश का था, जो गद्दी परिवेश है, हमारा गद्याली परिवेश है। तो उन्होंने विकास के साथ मिलके मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि उस लड़के से मिलूं, क्योंकि मैंने उनका नाम सुना है, उन्हें गद्याली लोक संगीत को रिवाइव किया, तो मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म का म्यूज़िक थोड़ा सा उनसे करवाऊँ, ताकि है ना, हमारे कॉमन फ्रेंड की वजह से उनसे मेरा मिलना हुआ। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी, क्योंकि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं वो, अगर आप जानते हैं तो। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया, तो आप यकीन मानिए, हम अभी 5 मिनट ही शायद बैठे थे, और मेरे को बुलाया किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन मेरे को वो 5 मिनट के बाद बोलते यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी फिल्म का लीड रोल आप करोगे। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं तो एक सिंगर हूँ, तो मैंने तो एक्टिंग की नहीं है। तो उनका सामने से क्वेश्चन था कि भाई आपके गाने कौन लिखता है? मैंने कहा जी मैं खुद लिखता हूँ। बोला कंपोज कौन करता है? मैंने कहा खुद। बोला कैमरा कौन फेस करता है? कैमरे मॉडल लेते हैं या खुद? मैंने कहा सर मॉडल कहाँ लेना होता है, हिमाचल में बड़ी सारी चीज़ें तो मैं खुद, मैंने कहा कैमरा फेस करता हूँ और खुद अपने गाने को एक्ट करता हूँ। बोले यार तो यही तो एक्टिंग है, और क्या करना है? बोले यही तो एक्टिंग है। मैंने कहा सर नहीं, फिर भी आपका प्रोजेक्ट उस लेवल का है, बड़ा है, तो आप आइए। मैंने कहा सर आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा? बोला डेफिनेटली यू कैन, उन्होंने कहा मुझे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो फिर मैं आपका एक लुक टेस्ट लूँगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, लुक टेस्ट के लिए आप ऐसा कीजिए कि आप अपने दाढ़ी वाड़ी बाल बढ़ा लीजिए, देखते हैं। फिर मैंने वही 1.5-2 महीने के बाद फिर हम मिले, और मैं गया। फिर उन्होंने कुछ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे, वो पहने और वो लुक देखा। फिर उन्होंने देखा, बोले यार बाकी तो ठीक है, पर नहीं ये कुछ लुक ना बोला जच नहीं रहा है। बोला आप मतलब एक्टिंग तो मुझे पता कर लेंगे, लेकिन आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर क्या? बोला आप अपने बाल काट सकते हैं, आपको ऐसा, या मैं बिग का अरेंजमेंट करूँ? मैंने कहा नहीं सर, बिग क्यों पहननी है, हम ओरिजिनल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरे दाढ़ी बाल सारे कटवा दिए, फिर वो लुक चेंज हो गया। फिर वो जो लुक था ना, फाइनली उनके हिसाब से उनको लगे कि इसके लिए परफेक्ट है, फिर वो फाइनल हुआ। उसके बाद हमने शूट किया, तो 1 घंटा 26 मिनट की वो मूवी है, और उसका नाम है अननोन क्राफ्ट्समैन, अज्ञात शिल्पी। तो इस तरह से मुझे सौभाग्य मिला, और मैंने कोशिश की। और उसमें 2-4 चीज़ें और थी उस मूवी में, कि एक तो डायलॉग कोई नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए, कि आपको 1.5 घंटे की मूवी करनी और डायलॉग एक भी नहीं है। आर्ट मूवी है ना? हाँ। और उसके बाद फिर अमित जी ने फिर एक दिन मेरे को बुलाया, बोला यार इस मूवी ना वॉइस ओवर करना है। मैंने कहा ठीक है। तो बोला आप करेंगे? मैंने कहा ठीक है सर, कोशिश करेंगे। बोला यार तो पहले हमने डिसाइड किया कि यार इंग्लिश में सबटाइटल्स डालते हैं और आप हिंदी में वॉइस ओवर कीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर बोलते अच्छा पहाड़ी में? फिर उनको लगा नहीं यार, अगर इस तरह का इसका सब्जेक्ट है तो बोले गदयाली में कर दो क्या? मैंने कहा ठीक है। बोले यार तो फिर एक और चैलेंज। मैंने कहा क्या सर? बोले यार ये मेरे ना वास्तुशास्त्र के श्लोक हैं सारे और इनको गदयाली में ट्रांसलेट करने हैं, कर दोगे आप? मैंने सर कोशिश करूंगा, वो आप कह रहे हैं तो। ऑब्वियसली मेरे लिए नया चैलेंज था और नई चीज़ें सीखने को मिलती है। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। बहुत अच्छे इंसान है, कमाल के इंसान है, मतलब उनकी सोच, उनका तरीका काम करने का, उनका नज़रिया, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने कहा सर प्रयास करूंगा। फिर मैंने कहा सर आप मेरे को दे दीजिए स्क्रिप्ट, मैं कोशिश करूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, 1 हफ्ता मैंने उस पर काम किया, दरवाजा बंद करके आराम से बैठना। और फिर मैं याद करता, मेरी दादी, नानी और मेरे दादा या बुजुर्ग हमारे
आसपास के गांव के रिश्तेदारी में कैसे बात करते हैं, अगर इस शब्द को बोलना तो वो क्या शब्द यूज करते हैं उसके लिए। और इस पूरी फिल्म में सब टाइटल इंग्लिश में चलते हैं और जो नरेशन है, जो वॉइस ओवर है, पूरा गद्याली में है, मैंने किया। और मेरी एक दोस्त है डॉक्टर मृदु शर्मा, साथ में उन्होंने भी किया हुआ है। मंदिर का नाम मसरूर रॉक कट टेम्पल। क्या क्या खास बात है उसकी? एक ही चट्टान का बनाया गया है, वो एक ही पत्थर का है, लेकिन बहुत बड़ा मंदिर है। एक ही पत्थर का बनाया गया पूरा मंदिर, वो काट के। अच्छा, किन्होंने बनाया था ये? अब वो ये आज की डेट में तो ये बिलीफ है जी, पांडव बना रहे थे और बनाते बनाते सुबह होगी और वो मंदिर जो है वो आधा ही रह गया बनते बनते। लेकिन अगर आपको इसको पूरा समझना तो मैं चाहूंगा कि द अननोन क्राफ्ट्समैन आप देखें, अज्ञात शिल्पी, तो फिर आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में वो मंदिर है क्या, बना कैसे, बनाने वाले कौन थे। सब तो नहीं देख पाएंगे ना यार सुनील जी, सबके लिए थोड़ा सा बता दीजिए आप। जो अमित दत्ता जी की रिसर्च है उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला है कि आज की डेट में तो वो राम मंदिर है, लेकिन वो भगवान शिव का मंदिर था वो। अच्छा। जब बना था वो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी रिसर्च के हिसाब से जो बनाने वाला इंसान था वो स्पिरिचुअली, आर्किटेक्चुअली, मैथोलॉजिकली, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था और उसने बहुत सोच समझ के उस मंदिर को डिजाइन किया, बनाया। जब उन्होंने देखा कि इतना अच्छा मंदिर बना ये है, तो एक आम इंसान उस तरह का मंदिर बना ही नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं अंत में ये उनको लगा कि यार कहीं भगवान साक्षात भोलेनाथ ही तो नहीं थे वो जिसको बना रहे थे। तो इस तरह का कुछ है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इसको पूरा समझने के लिए अगर आप उस अज्ञात, द अननोन क्राफ्ट्समैन उसका नाम है, अज्ञात शिल्पी को देखोगे तो बहुत बढ़िया। चलिए, अगर शायद मैं बहुत सी चीजों को समझा नहीं पाऊंगा। कलाकार से अब आप पॉलिटिक्स की तरफ आ चुके हैं तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? नहीं, मैं नहीं आया हूँ। देखिए, ये माहौल तो पूरा बना पड़ा था आपका, सुना है हमने। आपकी बात सही है, लेकिन मैं सच में नहीं आया हूँ। मैं तब भी यही कहा था, मीडिया ने मुझे बहुत कुरेदा, लोगों ने बहुत पूछा, लेकिन हमने बड़ी न्यूज़ देखी थी। मैं तब भी यही कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि देखिए ये लोगों की आवाज थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं खुद सरप्राइज था कि ये सब कैसे हो रहा है। और ये चंबा से आवाज़ आई, चंबा से होते हुए कांगड़ा तक पहुंची, कांगड़ा में बहुत सी चीज़ें हुई, फिर बहुत मतलब शोर मचा, लेकिन मीडिया ने मेरे को पूछा तो मैं, और तब भी यही कहता हूँ और आज आपके सामने भी यही कहता हूँ कि देखिए मैं लोक कलाकार हूँ, लोक संस्कृति के लिए, लोक समुदाय के लिए, लोगों के लिए समर्पित हूँ। और मेरी जो विचारधारा है वो मेरी लोक संस्कृति, मेरा लोक संगीत है। मैंने 25 वर्ष दिए इस लोक संगीत को, लोक संस्कृति को, लोगों के लिए। तो मेरा लोक संगीत, मेरी लोक संस्कृति, मेरे लोग मुझे जहाँ चाहेंगे, जिस रूप में मेरी सेवा चाहेंगे, मैं उस रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्हें लगता है कि मुझे लोक संगीत में ही सेवा करनी है, वो मैं कर रहा हूँ, करूँगा। उन्हें लगता है किसी और रूप में मेरी सेवाएं चाहिए और वो चाहते हैं कि नहीं, आपने लोक संस्कृति में एक नए आयाम स्थापित किए हैं, एक नया बदलाव लेके आए हैं, लोगों में एक नई सोच दी है, लोगों का नज़रिया बदला है लोक संस्कृति का, तो आप किसी और जगह जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ उम्मीदें होंगी। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैं लोगों के लिए समर्पित हूँ, लोक संस्कृति के लिए समर्पित हूँ। मेरा लोक संगीत जहाँ मुझे ले जाएगा वही मेरी विचारधारा है। तो ऐसा मेरा कुछ नहीं था। आगे अगर फिर से ये दौर आए तो सुनील राणा रेडी हैं? मैं लोगों के लिए समर्पित हूँ, लोक संस्कृति के लिए समर्पित हूँ, लोक कला के लिए समर्पित हूँ, और उससे मेरे लोग जुड़े हैं। अगर वो चाहते हैं किसी और रूप में मेरी सेवाएं, तो मैं लोगों की सेवा के लिए तो जीवन दे दिया है, 25 वर्ष लगा दिए हैं। जितने भी बचे होंगे, मुझे नहीं पता कितने होंगे, वो भी लोगों के लिए लगा देंगे, तो मैं तैयार हूँ। देखिए, ऐसा है, पॉलिटिशियन तो आप बन गए हैं, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट आंसर तो आप पूरा दे रहे हैं। नहीं अपना अंदर की बात नहीं बता रहे हैं। मैं मेरी कोई विचारधारा लोगों के ऊपर डाल दे रहे हो आपकी। लोग बोलेंगे तो देख लेंगे जी, लोग ये बोलेंगे तो कर लेंगे जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनील राणा क्या चाहते हैं? सुनील राणा लोगों की सेवा, लोक संस्कृति की सेवा, और मेरे लोग ही हैं जिन्होंने मुझे सुनील राणा बनाया है। उनका प्यार है, आशीर्वाद है, तो वो जहां मुझे ले जाएंगे मैं चल पड़ूंगा। चलिए, बढ़िया है जी। देखते हैं आगे भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। बिल्कुल, ये भोलेनाथ जानिए। लास्ट में चंबा की खास बात, 3 खास बातें। देखिए, चंबा मैंने कहा ना, अपने आप में अचंबा है। चंबा के कण कण में संगीत है, कण कण में कला है, चाहे वो चंबा का रुमाल हो, चंबा का मतलब चुक हो, और चंबा की खास बात रावी, हाय हाय, चंबा की जो लाइफ लाइन जिसको कहा जाता है। चंबा के लोग बहुत भोले हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे हैं। और चलते चलते मैं
आपने मतलब मेरी ऐसे यूं कहूँ ना कि दिल की जो है ना आवाज़ छीन ली कि ऐसे, क्योंकि चंबा की बात हो और वो चंबा का लोकगीत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कि ये है हो साए साए मत कर राबिए, साए साए मत कर राबिए, मिंजो तेरा डर लगदा, चंबे दे गले दिए लड़िए, चंबे दे गले दिए लड़िए, चंबे दिए लाडलिए, साए साए मत कर राबिए। हो टेढ़ी मेढ़ी चाल तेरी 100 नखरे, टेढ़ी मेढ़ी चाल तेरी 100 नखरे, छंदे तेरे राबिए तू मत कर नखरे, तेरे कंडे बसने जो दिल मेरा करदा, तेरे कंडे बसने जो दिल मेरा करदा, हो मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राबिए, साए साए मत कर राबिए। क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आप जब गाते हो तो ऐसा लगता है जैसे वो फ्रीक्वेंसी, वो वेव्स, वो ऐसे 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 ये फ्लोट कर रही actually होती देखिए, है। ये ना, ये हमारी लोक संस्कृति की खास बात है। आप किसी अच्छे लोक गायक को, पुराने को सुनेंगे, हाँ, हमारे बुजुर्ग को, हाँ। है ना, तो Typical folk। टिपिकल फोक गाने वाले को, है ना, तो पर आज की डेट में बड़े कम मिलते हैं ना ऐसे लोग। हाँ, तो नहीं, जब मिलते क्योंकि हैं आज के दौर में ना लोगों को व्यूज और लाइक्स चाहिए, और वो कुछ उनको लगता है कि मतलब ठीक है, कुछ ऐसा धमाकेदार क्रिएट करो तो मेलोडी तो वो है, और चल भी वही रहा है। लोगों को मतलब उस तरह की शोर शराबा और ये सारी चीजें चाहिए, मेलोडिक चीजें, थोड़ा सा लोगों में होता है ना कि नहीं, चल तो वो भी रहा है जो सुनील राणा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, बनाने वाले पे मैं तो डिपेंड करता हमेशा है। कहता हूँ, आप ना कभी मौका मिले तो, मेरी माँ, मेरी मासियाँ जब किसी विवाह शादी में गा रही होती हैं तो वो अलग से एक पहचान उनकी गले की हो जाती है। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो दोबारा कभी दूर भी गा रहे हैं तो आप पहचान लेंगे कि वो लोग गा रही हैं। क्या बात है। तुम बहुत अच्छा लोक संगीत का माहौल रहा है मेरे घर में, तो शायद ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो हम बस ये कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक तो आप इतना टाइम निकाल के यहाँ आए, नहीं। और बहुत मजा आया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाया, और आपसे बातचीत का हमें भी बहुत आनंद आया। और मुझे लगता है अभी तो बहुत से पहलू हमारे अनछुए रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग पता नहीं अब कितना सुनेंगे कितना नहीं सुनेंगे, लेकिन बहुत कुछ है लोक संगीत में, बहुत कुछ जानने को है। लेकिन जितना भी हमने बातचीत की, बहुत आनंद आया। आप यूं ही लोक संस्कृति को, लोक कला को, लोक कलाकारों को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। The Himachali Podcast.